यह परफेक्ट सा दिखने वाला प्लैनेट साइंटिस्ट को इतना बेचैन क्यों कर रहा है? इसके पास ना तो सनलाइट की कमी है ना गर्मी की, और शायद यहाँ लिक्विड वाटर भी हो सकता है। यह हमारी सेकेंड अर्थ की सारी कल्पनाओं को पूरा करता है। लेकिन जितना इसे स्टडी किया जा रहा है उतना ही लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। इसका साइज रॉकी प्लैनेट्स की ऊपरी सीमा से ज़्यादा है, लेकिन यह गैस जायंट की तरह फूला हुआ भी नहीं है। यह हैबिटेबल जोन में बिल्कुल ऐसी जगह पर है जहां होना चाहिए, लेकिन इसका ना कोई चांद है ना कोई साथी। हर डिटेल ऐसी लगती है जैसे इसे किसी ने डिज़ाइन किया हो। ये कोई इत्तेफाक नहीं, कोई एक्सेप्शन नहीं, बल्कि जैस यूनिवर्स ने अनेकों एडजस्टमेंट्स के बाद एक फाइनल वर्जन तैयार किया हो, मानो इसे बनाया गया हो, ना कि ये नेचुरल हो। यह है केपलर 22b, एक ऐसा प्लैनेट जिसका शायद अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए था, लेकिन आज यह एस्ट्रोनॉमी में एक सबसे ज़्यादा स्टडी किया जाने वाला ऑब्जेक्ट बन चुका है। आज हम सिर्फ इसके पैरामीटर्स नहीं गिनाएंगे, बल्कि इसकी अजीब बातों को डिकंस्ट्रक्ट करेंगे और देखेंगे कि इसके पीछे कौन सी अनोखी जानकारी छिपी है। केपलर 22b की खोज एक एस्ट्रोनॉमिकल गैम्बल का नतीजा थी। 2009 में नासा ने केपलर स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया। यह तस्वीरें नहीं लेता था, बल्कि मिल्की वे के 150,000 सितारों पर नज़र रखता था, उनकी रोशनी में होने वाली मामूली सी कमी का इंतज़ार करते हुए। ऐसा इसलिए क्योंकि जब कोई प्लैनेट अपने स्टार के सामने से गुजरता है तो वो उसकी रोशनी को हल्का सा कम कर देता है। इस मेथड को ट्रांजिट मेथड कहते हैं। सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसे करना बेहद मुश्किल है। सोचिए, आप 100 किलोमीटर दूर एक मोमबत्ती जलाते हैं और एक पहाड़ के नीचे बैठकर यूएस रोशनी की झलक को देखते हैं और इंतजार करते हैं कि कब एक मच्छर उसके सामने से गुजरेगा। केपलर का मिशन ऐसी हाई 0.01% की ब्राइटनेस चेंज को पकड़ना था, और वो भी ऐसी 3 बार, तब जाकर कंफर्म होता कि वो सच में एक प्लैनेट है। इसे और भी मुश्किल ये बनाता है कि ज़्यादातर एक्सोप्लैनेट्स की ऑर्बिट्स हमारी लाइन ऑफ साइट से ऐसी नहीं है कि हम उन्हें स्टार के सामने से गुजरते देख सकें। इसलिए केपलर सिर्फ अन प्लैनेट्स को डिटेक्ट कर सकता था जो इत्तेफाक से सामने से गुजरते था। और केपलर 22b वही चमत्कार था जो इस लो प्रोबेबिलिटी बेट में पकड़ा गया। ये एक सूरज जैसे स्टार केपलर 22 को ऑर्बिट करता है। टेलीस्कोप ने नोटिस किया कि हर 290 दिनों में इस स्टार की ब्राइटनेस 0.01% कम हो जाती है, जैसे कोई चीज़ रेगुलर उसके आगे से सरक कर जा रही हो। 3 बार ऐसा होने के बाद साइंटिस्ट को शक हुआ कि ये एक प्लैनेट हो सकता है। लेकिन सिर्फ ट्रांसिट डेटा काफ़ी नहीं था। उन्होंने 2.5 साल तक ज़मीन और स्पेस के कई टेलीस्कोप से इसे वेरीफाई किया और हर तरह की गलती की आशंका को दूर किया, जैसे कि किसी दूसरे स्टार सिस्टम से इंटरफेरेंस। फाइनली 2011 में नासा ने ऑफिशियली केपलर 22b के होने की पुष्टि की। ये इंसानियत की पहली कन्फर्मेशन थी जो एक सूरज जैसे स्टार के हैबिटेबल जोन में मिली। यह सिर्फ एक प्लैनेट की खोज नहीं थी, यह एक ऐसी दुनिया की कन्फर्मेशन थी जहां लाइफ हो सकती है। उस पाल से स्पेस एक्सप्लोरेशन एक नए युग में दाखिल हुआ। केपलर 22b हमसे 600 लाइट ईयर्स दूर है और एक जी टाइप स्टार को ऑर्बिट करता है जो हमारे सूरज से काफ़ी मिलता जुलता है। इसका एक साल सिर्फ 290 दिनों का है और यह 0.85 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी पर ऑर्बिट करता है, जो बिल्कुल हैबिटेबल जोन के गोल्डीलॉक्स रीजन में है। अगर इसके पास अर्थ जैसी एटमॉस्फेयर हो तो इसका सरफेस टेम्परेचर आरामदायक 22 डिग्री सेल्सियस 72 फ़ारेनहाइट हो सकता है, इंसानों के लिए एक परफेक्ट स्प्रिंग जैसा मौसम। यह सुनने में सच होने के लिए कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है, लेकिन जितना परफेक्ट लगता है उतना ही अजीब भी। यह प्लैनेट अर्थ से 2.4 गुना बड़ा है, लेकिन इसकी डेंसिटी अब तक एक राज है। यह रॉकी प्लैनेट होने के लिए बहुत बड़ा है और गैस जायंट होने के लिए बहुत छोटा। यह एक ऐसी फजी जगह पर फिट होता है जिसे फुल्टन गैप कहते हैं, एक ऐसी रंगे जहां थियोरेटिकली प्लैनेट्स का होना ही नहीं चाहिए। हमारे सोलर सिस्टम में इस साइज का कोई प्लैनेट नहीं है। अगर तुलना करें तो यह एक 2.4 मीटर लंबे इंसान को देखने जैसा है, जिसके मसल्स आम इंसान जैसे नहीं हैं। आप समझ नहीं पाएंगे कि यूज़ किस कैटेगरी में रखें। और भी अजीब बात यह है कि इसकी ऑर्बिट बिल्कुल परफेक्ट सर्कल है, जिसमें कोई टेढ़ापन या डिस्टर्बेंस नहीं है, जैसे किसी ने इसे नाप तोलकर स्टार के प्राइम ऑर्बिटल पाथ पर रख दिया हो। इसका कोई चांद नहीं, कोई कंपेनियन स्टार नहीं और कोई दूसरा प्लैनेट भी नहीं जो इसके स्टार को ऑर्बिट करता हो। पूरा सिस्टम हैड से ज़्यादा साफ है। जब साइंटिस्ट्स ने इसके लाइट कर्व को देखा तो उन्हें लगा कि यह एक असली प्लैनेट नहीं, बल्कि एक कॉस्मिक सिम्युलेटर में चल रहा स्टैंडर्ड सैंपल है। कभी कभी कुछ ज़्यादा हाई आइडियल चीज़ें नेचुरल नहीं लगती, और क्योंकि हमें इसके स्ट्रक्चर के बारे में कुछ नहीं पता, इसे डिफाइन करना सबसे मुश्किल प्लैनेट्स में से एक हो गया है। यह एक रॉकी प्लैनेट हो सकता है, गैस प्लैनेट, वाटर वर्ल्ड, या कुछ बिल्कुल नया जिसका मॉडल हमने अभी तक बनाया ही नहीं है। 4 पहेली भरी थियरीज। तो आखिर यह है क्या?
साइंटिस्ट ने 4 थियरीज प्रपोज की हैं, हर एक इसकी एक पहेली को सुलझाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी पूरी तरह से कामयाब नहीं हुई। 1 एक रॉकी सुपर अर्थ। पहली थियरी है कि यह एक सुपर अर्थ है जिसके ऊपर एक मोटी एटमॉस्फेयर है। ये आमतौर पर संभव लगता है, लेकिन जितनी मोटी एटमॉस्फेयर उतना ज्यादा टेम्परेचर। अगर ये वीन्स की तरह इवॉल्व हुआ तो इसकी सतह हमेशा उबलने वाली एक हाई प्रेशर कुकर की तरह होगी। लेकिन अगर एटमॉस्फेयर पतली हुई तो इसका इतना बड़ा साइज एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। हजारों सिमुलेशंस के बाद भी यह हमेशा एक अजीब पॉइंट पर आकर रुक जाता है, जहां न ज्यादा गर्मी है न ज्यादा ठंड, जैसे किसी अनजाने हाथ ने इसे 99% तक आदर्श बना दिया हो, लेकिन 100% तक कभी न पहुंचा पाए। 2 एक ओशन प्लैनेट। दूसरी संभावना है कि यह एक ओशन प्लैनेट है जो पूरी तरह से सैकड़ों किलोमीटर गहरे एक विशाल समुद्र से ढका हुआ है। सुनने में सपने जैसा लगता है, लेकिन बिना जमीन और जियोलॉजिकल एक्टिविटी के यहां कोई न्यूट्रिएंट साइकिल नहीं होगा। अगर यहां माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हुए भी तो वो हमेशा अपनी सबसे पुरानी अवस्था में ही रहेंगे, एक बायोस्फीयर नहीं बना पाएंगे। हो सकता है यह एक खूबसूरत नीला प्लैनेट हो, लेकिन शायद एक मुर्दा पानी की दुनिया। 3 एक मिनी नेपच्यून। तीसरी संभावना है कि यह एक मिनी नेपच्यून है। शायद यह पत्थर का ना हो, बल्कि एक छोटे साइज का गैस प्लैनेट हो। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम है, इसकी ऑर्बिट अपने स्टार के बहुत पास है, जो एस प्लैनेट्स के लिए आम नहीं है। हाँ, अगर यह कहीं डोर बना हो और बाद में अंदर खींच लिया गया हो। लेकिन इसे अंदर कौन खींचा और कौन सी ताकत इसे एक परफेक्ट स्टेबल नई ऑर्बिट में बनाए हुए है? 4 एक हाइब्रिड प्लैनेट। चौथी हाइपोथेसिस है कि यह एक कंपोजिट प्लैनेट है जिसका मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर है, एक रॉकी कोर, एक पानी की लेयर और एक एटमॉस्फेयर। सिमुलेशंस दिखाती हैं कि ऐसा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन इसके बनने का प्रोसेस बेहद जटिल है और ऐसी शुरुआती शर्तों की मांग करता है जो हमारे मॉडल्स रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। हर अनुमान वापस वहीं ले आता है जहां से शुरू किया था, और हर मॉडल ऐसा लगता है जैसे हम हकीकत को जबरदस्ती थियरीज में फिट कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या हमारे मॉडल्स है गलत हैं? साइंटिस्ट्स इस बात को आसानी से नहीं मानते कि यूनिवर्स को समझने में हमसे गलती हुई है। उनका पहला रिएक्शन डेटा पर ही सवाल उठाना था। उन्होंने बार बार इंस्ट्रूमेंट्स चेक किए, स्पेक्ट्रा कंपेयर किए, ऑर्बिट एनालाइज की और हर तरह के नॉइस और फॉल्स पॉजिटिव्स को रूल आउट किया। लेकिन सारे नतीजे एक ही बात की तरफ इशारा कर रहे थे, ये चीज़ सच में एग्जिस्ट करती है। कुछ ने यह भी कहा कि शायद इसके पास पहले साथी प्लैनेट्स थे जो किसी बड़ी तबाही में खो गए। लेकिन केपलर 22 सिस्टम इतना साफ सुथरा है, वहां ना कोई मलबा है, ना ऑर्बिटल डिस्टर्बेंस और ना ही किसी पुरानी आपदा के निशान, जैसे एक बिल्कुल नया और साफ लैबोरेटरी हो। तो ये आखिर एग्जिस्ट ही क्यों करता है? क्यों ये इतने सारे बेहतरीन पैरामीटर्स के साथ बिल्कुल सही जगह पर है? ये प्लैनेटस क्लासिफिकेशन सिस्टम को तोड़ देता है जो हमने अपने सोलर सिस्टम को देखकर बनाया है। ये हमारे जाने पहचाने किसी प्लैनेट जैसा नहीं है, फिर भी इसमें जीने के लिए ज़रूरी सारी संभावनाएं हैं। इसका अस्तित्व हमें एक कड़वा सच मानने पर मजबूर करता है। शायद प्लैनेट्स के बारे में जो हमारी समझ है वो एक एक्सेप्शन है, आम नियम नहीं। सबसे ज़्यादा बेचैन करने वाली बात यह है कि यह कितनी खूबसूरती से इतनी सारी आदर्श खासियतों को एक साथ रखता है। इसका साइज अर्थ से 2.4 गुना है, बिल्कुल फुल्टन गैप के किनारे पर। इसकी ऑर्बिट हैबिटेबल जोन के आदर्श स्थान पर है, इसका साल अर्थ के साल के करीब है। इसका अनुमानित टेम्परेचर अगर एटमॉस्फेयर हो तो इंसानों के लिए आरामदायक 22 डिग्री सेल्सियस है। एक के बाद एक, बिल्कुल अचानक से ठीक बातें। अगर एक बार होता तो इत्तेफाक, 2 बार तो किस्मत, लेकिन 3, 4, 5 बार, यह तो शक पैदा करता है। बिल्कुल, हम जल्दबाजी में यह नहीं कह सकते कि इसे बनाया गया है। लेकिन अगर एक प्लैनेट ऐसा दिखता है जैसे उस किसी ने आदर्श पैरामीटर्स के साथ तैयार किया हो, तो हमें यह सवाल तो पूछना ही पड़ेगा, क्या यह हमारे देखने के लिए बनाया गया था? क्या यह एक न्योता है, एक चेतावनी, या किसी ब्रह्मांडीय प्रयोग का एक नमूना? शायद यह हमें जवाब ना दे, लेकिन यह हमें नए सवाल पूछने पर मजबूर करता है। अगर यूनिवर्स ने ऐसा एक सैंपल प्लैनेट पीछे छोड़ दिया है, तो वो हमें क्या बताना चाह रहा है? या थोड़ा और हिम्मत से सोचें, तो अगर एक प्लैनेट बनाया हुआ लगता है तो हमारा क्या?